अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़्त के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस स्टूडियो में लाइव प्रोग्राम के लिए बैठे हैं तो हम अगर पिछले हफ्ते में थोड़ा सा ताराना निगाह डालते हैं तो हमें इस वक्त मुल्क में एक मईशत तो अपनी जगह सही है, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुल्क में लोगों की तवज्जो के मरकज़ है वो है निगरां हुकूमत। वफाकी हुकूमत 9 अगस्त को तहलील कर दी गई। सूबाई हुकूमत जिसमें के केपी और आपके सिंध हुकूमत, ये दोनों जो है आज रात 11 अगस्त को बाद 12 बजे तहलील हो जाएंगी। वज़ीर आला सिंध ने गवर्नर सिंध को एक लेटर भेज दिया, उन्होंने दस्तखत कर दिए और सिंध हुकूमत भी जो है वो तहलील हो गई है। अब सवाल ही पैदा होता है कि हर इंसान जो है इंतज़ार कर रहा है कि निगरां वज़ीर आज़म कौन आएगा, निगरां वज़ीर आला कौन आएगा, मिनिस्टर्स कौन से आएंगे। एक भाग दौड़ लगी हुई है। एक भाग दौड़ इसलिए लगी हुई है कि एक माहिरीन का कहना है, मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन जो भी माहिरीन हैं जो कि निगाह रखते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल पे, उनका कहना है कि जो निगरां हुकूमतें आएंगी उनके जो टेन्योर है वो लंबा होगा। यानी कि वो जो 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, वो 90 दिन के इलेक्शन जो है वो 180 दिन पे भी जा सकता है और उससे ऊपर भी जा सकता है। तो इसलिए एक कन्फ्यूजन सी है। लेकिन ये बात होता है कि अगर हम मरदमशुमारी को जो उन्होंने मंजूर कर लिया उसकी हल्काबंदी में कम से कम भी नहीं तो 3 से 4 महीने लगेंगे, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगला इलेक्शन फरवरी मार्च तक जा सकता है। लेकिन ये हमारे सियासी माहिरीन कहते हैं। अब बात यह है कि मईशत पे जो भी होगी वो निगरां हुकूमत किस तरह इसको कंट्रोल करेगी। गो के पहली दफा साबका हुकूमत ने जो शहबाज शरीफ की थी उसने एक आइनी तौर पर कुछ तरामीम की हैं कौमी असम्बली और सैनेट से कि IMF से डील करना हो या जो भी हमारे जो भी बैनुल-अक़वामी इदारे हैं उनसे अगर डील करना होगा तो उनके पास इख्तियारात होंगे कि वो उनको डील कर सकते हैं और कारोबार को आगे चला सकते हैं। लेकिन अब बात यह है कि जिस वक्त डॉलर 288 रुपये पे मौजूद है, स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छी पोजीशन पे 48,000 पॉइंट्स पर स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है, तकरीबन 2,22,000 पे सोना फी तोला चल रहा है। इस वक्त जो है सिचुएशन कुछ जमूद का शिकार है। लेकिन अब निगरां वज़ीर आज़म के आने के बाद क्या सूरत हाल होती है, इस सूरत हाल पे हमारे जो अपने मेहमान यहाँ स्टूडियो में मौजूद उनसे हम मालूम करेंगे कि आगे निगरां हुकूमत में क्या सूरत हाल होगी। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे पहले मेहमान है जनाब इंजीनियर अब्दुल जब्बार साहब। इंजीनियर अब्दुल जब्बार साहब ये साबका चेयरमैन भी थे साइट एसोसिएशन लिमिटेड के और अभी नायब सदर हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि FPCCI के। थैंक यू फॉर कमिंग सर। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब ताहिर सरबाजी। ताहिर सरबाजी को पहले भी मेरे प्रोग्राम में देखा होगा, एक एक्टिव आदमी है, अच्छा बोलते हैं और SMEs में एक अच्छी निगाह रखते हैं और कैलकुलेटेड बातें करते हैं। जनाब ताहिर सरबाजी साहब ये हैं सेक्रेटरी जनरल ऑल कराची ताजिर अलायंस। थैंक यू ताहिर सरबाजी साहब। और मेरे तीसरे मेहमान हैं सदाबहार शख्सियत जिनको हम कहते हैं इलियास मेमन। इलियास मेमन बहुत ही सच बोलते हैं, खरा बोलते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारों को भी परेशानी भी होती है और ख़ुद को भी इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अपनी जो एक इनका बयानिया है वो बयानिया हमेशा खरा और सच्ची होता है। तो आज भी हम इनसे खरे और सच बात पूछेंगे कि क्या सूरत हाल होगी। ये हैं जनाब सदर हैं ये तारिक रोड ट्रेडर अलायंस के इलियास मेमन साहब। थैंक यू इलियास मेमन साहब फॉर कमिंग। तीनों मेहमान का बहुत शुक्रिया और मैं इस काम को आगे बढ़ाता हूँ। और आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले इंजीनियर अब्दुल जब्बार साहब की चलते हैं। अब्दुल जब्बार साहब माशाल्लाह आप बहुत मतलब कि क्या कहते हैं तजुर्बाकार इंडस्ट्रियलिस्ट है और बड़ी बड़ी पोस्टों पर आप बैठे, बड़ा काम किया आपने। अब अभी आप नायब सदर हैं FPCCI की। मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल को किस निगाह से देख रहे हैं आप? देखिए, मुल्क की मुआशी मजमूई सूरत हाल को अभी थोड़ा सा आपने जो बातें की उसमें आपने कहा कि पहले तो ऐसा होता था कि जो भी केयर टेकर्स होते थे उनको एक रोज़मर्रा के इक़दाम 60 रोज़ या 90 रोज़ हम से यही एक दौरानिया होता था और वो चले जाते थे। और मेरे ख्याल ये आपने भी देखा, हमने भी देखा। मगर इस दफ़े क्या एक ज़रूरत पड़ गई थी, थोड़ी देर के लिए हम इसको सियासी भी समझ सकते हैं और इसको IMF के हवाले से कुछ शराइत का एक हिस्सा भी समझ सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए चूँकि SBA जो है IMF का प्रोग्राम चल रहा है और IMF के उस प्रोग्राम में उस कंडीशंस को जिनके ऊपर हमारी मुफाहमत हो चुकी है उसकी एक मॉनिटरिंग भी है, सर्विलेंस भी है और उस सर्विलेंस के दौरानिए में जो भी वक्त दिया गया है
कि उसको 3 महीनों के बाद फिर देखा जाएगा। 9 महीने उसको- तक और सही है, 9 महीने तक चलेंगे उसको ये। मजीद जो है उस 9 महीने के दौरानिए में हाँ। ये नहीं कि IMF जो है बिल्कुल ही खामोश रहेगा, क्योंकि IMF के पास पाकिस्तान के हवाले से एक 26 स्पेशलिस्ट का ग्रुप जो है किसी मुल्क के तमाम अंदरूनी हालात, माशी, सोशो इकोनॉमिक, एनर्जी, गैस इकोनॉमी, हर लिहाज से उनकी एक दस्तरस होती है, समझ होती है। बिल्कुल। जबकि हमारे यहाँ चंद ब्यूरोक्रेट्स जो है वो आपकी किस्मत का फैसला करते हैं। मैं उसमें मजीद नहीं जाना चाहता हूँ। तो एक जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की मरीम नवाज बातें कर रही थी, जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की हर आदमी बातें करता है इस मुल्क में, मगर वो लेवल प्लेइंग फील्ड सरे से मौजूद ही नहीं थी जब हम IMF से बातें करते हैं। IMF से बातें करते वक्त हम हमेशा, मैं ये कहूँगा कि एक कहा जाता है कि अच्छी नेगोशिएशन एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करती हैं। बिल्कुल। मगर अगर नेगोशिएशन में लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, नॉलेज की कमी हो, उस नॉलेज की जो काउंटर नॉलेज के साथ मैच भी कर रहा हो, अगर कमी हो, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे ही मुआहदे होते हैं जिन मुआहदों की वजह से ये आज इतनी सारी, मैं कहता हूँ कि एक हम तकरीबन इकोनॉमी एक कोमा में है और लोग उससे ज़्यादा जो है एक दूसरे दर्जे के कोमा में मौजूद है। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि IMF ने भी ये सियासी मुआहदा किया, मेरिट पे नहीं किया? नहीं, देखिए बात दरअसल ये है कि ये सारी चीज़ें जो हमारे सामने आई हैं, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी तो मेरे अपने ख्याल में कि हमें लेनी चाहिए। बिल्कुल है, बिल्कुल बेशक। आज अगर ऐसा नहीं होता तो हमें IMF के पीछे इस तरीके से भागने की शायद ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि एक चीज़ पाकिस्तानियों को भी समझने की ज़रूरत है, जो हम तो बहुत पहले से समझ चुके हैं एज अ पाकिस्तानी, कि दुनिया में जो कसीरुल जहती जो भी इदारे हैं, उन इदारों को इस IMF के डिसिप्लिन के तहत ही चलना पड़ता है। आपने पाकिस्तान में सुना होगा कि भाई हिमालय से ऊंची, 7 सागरों से नीचे और शायद से मीठी, समुद्र से ज्यादा गहरी, समुद्र से ज्यादा गहरी। अब यहाँ पे हम एक कंटिन्यूस एक हमारा झगड़ा क्या था कि हमें 1.2 बिलियन दे दें, 2.4 बिलियन दे दें, क्या सागरों से, जिसको आपने कहा कि समुद्र से गहरी, क्या वहां से हमें 5-6 बिलियन डॉलर नहीं आ सकते थे? मेरा सवाल है अपने लिए 100%। क्या हमने रिकोडिक जो है, जिसको हम कहते हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, क्या हम उनको नहीं कह सकते थे कि भाई 5-6 साल की कमाई जो है वो आप हमें दे दो और फिर आइंदा डिस्काउंटिंग करेंगे, या हम आपको एक वो एडजस्ट कर लेंगे, वो रेट देंगे जो हमारे जमील साहब मुतमईन करते हैं, स्टेट बैंक जो भी देती हम दे देंगे। बिल्कुल। तो मेरे अपने ख्याल में कि मुख्तलिफ जहतों में जो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट सोच है, वो इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर सोच रही थी कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। हमने जब इस सारी चीज़ों को कंबाइन करके देखा तो ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि हम जो है वो हर तरफ से अभी जब गवर्नमेंट चली गई तो आप क्या समझते हैं, मईशत को क्या निगरान हुकूमत सहारा दे सकेगी? देखिए, निगरान हुकूमत के पास, जिसको कहते हैं ना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इस वक्त वो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं, जिसको हम कहेंगे सिंपली वो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं, जो कैपेसिटी नहीं है इस मुल्क की कि उसको वापस रिस्पॉन्ड करे। थोड़ी देर के लिए अगर मैं कोई ज़्यादा नहीं तो ये कह सकता हूँ कि 5 साल और भी हमें शायद IMF की इसलिए ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अमेरिकन्स और चाइनीज़ जो हैं इस मामले में कोई भी पॉलिटिकल मूव जो है वो चलाने की अमेरिकन चाइना को इजाज़त नहीं देंगे, यूरोपियन यूनियन नहीं देंगे। जो मैंने आपको इशारा किया कि $6 बिलियन वहाँ से क्यों नहीं आए, देखें ना, उसके लिए अगर मेरा ख्याल है कि ये चीज़, मेरा ख्याल है कि अगर $6 मिलियन अगर आप चीन की तरफ इशारा कर रहे हैं और चीन ने क्यों नहीं दिया आपको, तो इसमें सबसे बड़ी वजह एक होती है एतमाद की भी, कि आपके लीडरों पे उनको एतमाद नहीं है, इसकी वजह से भी वो इतना बढ़े। लेकिन इस वक्त भी उन्हीं के $3 अरब के देने की वजह से और $1 अरब जो आपने IMF ने दिया, तो आपकी मईशत को संभाला दिया उसने। इस बात को भी आप समझेंगे। ये एक फ्री लंच ग्रांट्स नहीं है। कुछ पैसे ऐसे हैं कि हमने दिखाना है सिर्फ बाहर के इंटरनेशनल सिस्टम में कि देखो यहाँ पे कुछ, जिसमें सऊदी अरब के पैसे हैं, कतर के हैं, आप जो ये सब मेरा ख्याल है कि बिजनेस के साथ ताल्लुक रखते हैं। आप जब इंटरनेशनल सिस्टम में, जो अमेरिकन सिस्टम डोमिनेटेड डॉलर का होता है स्विफ्ट, उसमें जब आप किसी भी मुल्क से कागज, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लिया जा रहा है, जैसे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो लाइव आ रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको भी हम सुन लेंगे वो क्या कहते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं। मौज़रत के दरमियान में हमारे सुबकदोश वज़ीर आज़म
जनाब शहबाज शरीफ जो है वो अपनी गुफ्तगू कर रहे थे, जो कि कट करना की बात पर हम चाहते हैं कि आप भी उनके ख्यालात से आगाह रहें, इसलिए आपने भी उनकी तकरीर सुनी होगी। हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं और मेरा ख्याल है कि चूँकि काफ़ी ज़्यादा टाइम गायब हो गया तो मैं ताहिर साहब की तरफ चलता हूँ। ताहिर साहब, आप लोग SMEs हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स में, तो आप लोगों के मसाइल भी ज़्यादा है, आप लोगों की बयानबाजियाँ भी बहुत आती हैं, प्रेस रिलीजेस भी बहुत आती हैं, क्या सूरत हाल क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। बड़ा मुख्तसर गुफ्तगू कीजिएगा। मैं सबसे पहले आपकी बात ये रही कि निगरान हुकूमत के आने से हमारे मसाइल ज़्यादा गंभीर होंगे या हल होंगे? बिल्कुल। ये तो वाज़े है कि जो ये निगरान हुकूमत इस वक्त कायम की जा रही है और इसकी मुद्दत का भी तयन नहीं किया जा रहा है, ये वाज़े है कि इसका जो तयन नहीं करना, समझो कि IMF के जो मुतालबात रखे गए हैं उसकी जिम्मेदारी अब कोई लेना नहीं चाहता। ये 3 महीने हो, 6 महीने हो या 9 महीने, ये निगरान हुकूमत में IMF के तमाम मुतालबात पूरे किए जाएंगे, जिसका सारा मलबा हम छोटे ताजरों पर, हवाम पर डाला जाएगा। इसमें से अगर बच जाएंगे तो सिर्फ वो सियासतदान जिन्होंने सारी फैसिलिटीज़ ली हैं। अगर हम पेट्रोल की बात कर लेते हैं तो पेट्रोल जितनी भी महंगाई हो रही है, अगर सिर्फ इन मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स और जितने भी अफसरान हैं इनके, अगर इनके प्रोटोकॉल में जो पेट्रोल इस्तेमाल की जाती है अब उन्हें ही बंद कर लें तो पेट्रोल के नरकों में कमी आएगी। और दीगर मामलात जो आपको बद से बदतर नज़र आ रहे हैं, उन सब का मलबा आज इस निगरान हुकूमत को सिर्फ ये दिया जा रहा है, इन निगरान हुकूमत के सर डाला जाएगा। मतलब सारी नाकामी निगरान हुकूमत के सर, सारे नाकामियां, सारे सख्त फैसले, और ये आगे के जो हालात हैं इससे कई बदतर होंगे। जो ये महंगाई का तूफान हम जो सुन रहे हैं, ये तूफान नहीं, मैं समझूंगा एक सुनामी आने वाली है। बड़ी बात है। तो मतलब ये कि आप देखते हैं कि आने वाले जो दिन हैं वो अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह इन्होंने एक मुश्तरका एक हुकूमत कायम की, इस हुकूमत में जो फैसले लिए जा रहे थे वो सारे शशपंच के शिकार थे कि कौन ये मलबा अपने सर लेगा। ये हुकूमत, पहले तो ये फैसला किया गया था कि इस हुकूमत को तोल दिया जाएगा, लेकिन मलबा तो लिया ना उन्होंने। नहीं, इन्होंने मौका एक पार्टी को कीमतें बढ़ाई, मलबा तो लिया। मैं समझता हूँ ये नहीं, इसमें तो काफी बदनामी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, वो बदनामी आपको जो नजर आ रही है वो काफी आपको कम लगेगी। इससे पहले जो हुकूमत थी इमरान खान साहब की, उस वक्त भी हमें जो महंगाई का तूफान नजर आता था। अब इस निगरान हुकूमत ने जो हमें महंगाई दिखाई, जो तूफान दिखाया, अब इमरान खान अच्छे लगने लगे। अब 9 महीने हमें ये निगरान हुकूमत इतना बदतर लगेगा कि हम कहेंगे जो पहले की हुकूमत थी उसको वापस ले। मुंतखब हुकूमत तो आनी है ना, अब कोई भी आए वो तवक्को तो इन्हीं की होगी। जी, अपना इलियास मेमन साहब, जरा सच और खरा तो बोल दीजिए। सच और क्या बोला, निगरान हुकूमत क्या है, कोई भी है तो इनके साथ ही मिले भगत तो वही है सारी। कोई भी इस पे बदली का यूं बोले, चाहे कानियास पे, न्यूट्रल कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, होगा भी नहीं, और सच बात बोलेंगे भी नहीं। आपको सब झूठा बोलो, झूठ ही बोलेंगे। आप ये बताए 15 महीने में क्या कर लिया इन्होंने? बम तो फोड़ दिया ना गरीब आदमियों के लिए, गरीब आदमी तो मर गया ना। आप यकीन माने, यूनिफॉर्म जो स्कूल की किताबों में गरीब आदमी मर गया। हमारे यहाँ 10,000 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, हमारे स्कूल 10,000 बच्चे पढ़ते हैं। हमारी फीस क्या है आप यकीन मानने कि आप लोग फीस लेते हैं, मतलब रियायती फीस होती है 1,000-1,500। अच्छा, वो लंबी चौड़ी फीस है, एक जमात से लेकर 10वीं जमात तक, 10 हाँ, वो बहुत सौ को फ्री भी कर दे तो वो मसला नहीं है, कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलेज भी है, स्कूल सब है। मैं ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि अब जो बच्चों के जितने भी बेचारे गरीब आदमी हैं, आप लैंड दो, यूनिफॉर्म भी लैंड लगी हुई है, रो रहे हैं। किताबें 20-22 हजार रुपए की किताबें मिल रही हैं, शॉर्ट है, यूनिफॉर्म 2-2-2.5 हजार का यूनिफॉर्म रो रही है। एक माँ जी एक औरत रो रही थी, कल मेरी 50,000 महीने का आमदनी हो, मैं 30-35 हजार मेरे बच्चों का यूनिफॉर्म स्कूल है, ये कहाँ से पूरा करूँगा? जी बिल्कुल। ये सारे जो सियासतदान बैठे हुए, करप्ट सियासतदान बैठे हुए, टोला बैठा हुआ, सारा इनका करा हुआ है। और भी होगा, ये सही कह रहे हैं, और भी महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोल हो जाएगा 300-325 $300 हो जाएगा, $350 रुपए का। लेकिन ये कुछ भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप कह रहे हो स्टॉक पर स्टॉक, आप बढ़ेंगी तो मजबूरी होगी ना। मजबूरी होगी, अभी भी मजबूरी, डॉलर का रोक। बैंक के खुद डायरेक्ट खुद बोलते हैं डॉलर का 350-330 रुपए रेट है।
वो खुद बोलते हैं ये वाली बात कि अब स्टॉक में गरीब आदमी को क्या फायदा इससे? स्टॉक से तो कोई मेरा क्या फायदा मुझे बताए? स्टॉक से तो इंजीनियर साहब का वास्ता है, इसलिए वो भी बेचारे वो भी क्या करें, वो भी समझते हैं हर आदमी की आवाम का वास्ता नहीं है। हर आदमी की ग्रोसरी की जो है, ग्रोसरी घर की, वो तबाही में बर्बाद भी पहुंचे, कोई पूरा नहीं कर सकता। अगर आपकी लाखों रुपए तनख्वाह आप भी पूरा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहा हूं। बहुत परेशानी इस पे गवर्नमेंट को सोचने वाली है ही नहीं। अगर निगाहों को 4 महीने रहे, 6 महीने रहे। मेरा कहना क्या मकसद है कि आपने देख लिया, सब कुछ कर लिया, माशाल्लाह आप बड़ा खरा और सच बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं। मेरे कहने का मकसद सिंपल सी बात है कि इंजीनियर साहब की आपने बात सुन ली, तारिक साहब की बात सुनी। मैं ये कहना चाह रहा है कि इस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दो ही है ना, एक तो केल इलेक्ट्रिक के बिजली का मसला है, दूसरा पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और तीसरी बात गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक है जी, गैस आ ही नहीं रही हमारी यहाँ जो चिल्लर चलता है लेविश मॉल में गैस से चलता है। आज 2 महीने से प्रेशर ही नहीं, गैस चली नहीं चल रहा, क्या करेंगे? बिल वैसे ही आ रहा है। बिल पहले आता था बिल 50,000 60 लाख 5-5 लाख रुपए का बिल गैस का बिल। अब अंदाजा करो कि इतनी महंगा है। हम तो क्या, अब तो गैस ही नहीं है हमारे, तो घर में भी हो तो घर में भी गैस ही नहीं होती। ये क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है? मैं अपने हनीफ तैयब साहब वफाक की मिनिस्टर पेड़ में आई साहब सब कुछ यहाँ है, हमारी नीयतें खराब है। बिल्कुल सही, सब कुछ, पेट्रोल भी है, गैस भी है, सब कुछ है। हाजी साहब कोई चीज की कमी नहीं है कि हमारी नीयतें खराब। मैं इसमें बता दूं, जी साहब, एक वर्ल्ड सर्वे आया था जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा। उन्होंने बोला कि 2075 तक पाकिस्तान दुनिया की चौथी बड़ी मईशत होगी, मतलब कि $13 ट्रिलियन इनके अपने एसेट्स होंगे। तो लाजमी सी बात है कि उन्होंने भी कुछ देखा होगा ना। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ ईमानदारी की बात है कि ईमान जो ये तमाम चीज़ें हैं, जैसे कि मिनरल की बात कर रहे हैं, ये एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये काबिल अमल होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर के लिए हम एक अहाता करें कि दुनिया में अगर हम ये कहें कि एक डेमोक्रेसी, दूसरा डेमोक्रेसी में कुछ मैनिपुलेटेड डेमोक्रेसीज भी होती हैं, कुछ जो है वो एक हमारे कंट्रोल डेमोक्रेसी, जैसे एक कंट्रोल डेमोक्रेसी का जो आप मैं उसको तीसरी बात करना चाह रहा था कि कंट्रोल डेमोक्रेसी भी है। मगर जो डेमोक्रेसी के तकाजे यही हैं कि आप जब फ्रेंचाइज इस्तेमाल करते हैं तो आप ये समझते हैं कि जिनको आप ऊपर ले जा रहे हैं वो आपके वेल बीइंग में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, काम करेंगे, आपके भलाई, आपके जी, उसमें काम करेंगे। मगर अगर वो उसमें काम न करें और नाकाम हो जाएं तो मेरे अपने ख्याल में अवाम के पास एक हक यही होता है कि उनको तब्दील कर दें। ठीक है, सही है। हमारे पास तो हम देख रहे हैं कि एक रिकरिंग प्रोसेस है, यानी ऐसा लगता है कि अवाम भी जो है वो तजुर्बों को या तो महसूस नहीं कर रहा है, या कंफ्यूज है, या तो शायद इस तरह हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में 53.7% लोग आबादी वालों ने स्कूल नहीं देखा। बाकी आपके जो 47% हैं उसमें 17-18% जो है उसमें हम कहें कि प्राइमरी एजुकेशन आ गई। अगर आप हायर सेकेंडरी में जाते हैं चंद फीसद, कॉलेज और इसमें जाते हैं और भी, तो इस सारे एक मजमूई तौर पे थोड़ी देर के लिए मैं कभी कभी ये समझता हूँ कि शायद ये एक वीकनेस है जिसकी वजह से हम जो है उस तब्दीली को इस इल्म के होने के बावजूद कि हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो गई के साथ मैं मौजूद की बात काट रहा हूँ। जी, अगर आप इल्म की बात करते हैं तो जो लोग इल्म हासिल भी कर रहे हैं वो किस तरह इल्म हासिल कर रहे हैं? बावरपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी का वाकया आपके सामने है। इस तरह किस्म के इल्म हासिल कर रहे हैं। ऐसी डिग्रियां अगर हम लेंगे तो हमारी कौम के तुलबा तालिबात का क्या वो मतलब कि वो रहेगा। बहरहाल ये गुफ्तगू जारी है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगा, साथ रहेगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम तहकीक़ात हम दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, बात यह है कि वक्फे में जाने से कबल जो गुफ्तगू हो रही थी वो गुफ्तगू एक कॉम्प्रहेंसिव तौर पर मुख्तलिफ इशूज़ पे थे, जिसमें कि इंजीनियर अब्दुल जब्बार साहब ने इलेक्ट्रिक के हवाले से भी बात की, सब कुछ की। मैं आपकी बात करते हुए फिर आगे बढ़ूंगा। मैं कराची चैम्बर का किरदार क्या देखते हैं इन तमाम मामलों में? किस मामले में? बहाली के हवाले से, इलेक्ट्रिक के हवाले से, गैस के हवाले से, पानी के हवाले से। देखें, ये 3 बुनियादी चीजें हैं ना। बतौर कुल मैं मुख्तसर सा बताइए मुझे। 25 सालों से मैं ट्रेड पॉलिटिक्स में हूँ जी। मेरे अपने ख्याल में हम बिल्कुल एक परफेक्ट मौरूद इल्ज़ाम वो तबका है जिन्होंने कभी भी, एक एंटी थेसिस होती है, एक होती है थेसिस, एक एंटी थेसिस। दुनिया में चैम्बर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के फैसलों को इस्लाह करते हैं। 100% गवर्नमेंट के फैसलों, पार्लियामेंट जो है अगर किसी अंसर से या किसी अनासर से इकोनॉमी के हवाले से समझती है कि मशवरा करना है तो यही चैम्बर्स होते हैं, ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इंडिया में बिल्कुल, इंडिया में आपने खुद बात की फिकी
क्या मजबूत प्लेटफॉर्म है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर चल के जाता है उसके पास। एग्जैक्टली, बिल्कुल, वो टाइम नहीं देते एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए। आप ये अंदाजा कर लें उनकी हैसियत है। खैर ताई साहब, बात ये है कि चलिए चैम्बर, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो हम कहते हैं कि जना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का एक प्लेटफॉर्म है। आप एसएमईज, हर गली के एक एसएमईज, हर गली के एक एसोसिएशन, ये क्या है? आप लोग भी तो वही किरदार अदा कर रहे हो ना, कि मतलब ये कि हर आदमी कहता है मैं लीडर बन जाऊं। ये देखिए बिलाल भाई, आपने जैसे कहा, अगर हम हर इलाके से नहीं निकलेंगे, हम हर इलाके से अपने अलायंसेस या अपने एसोसिएशन नहीं बनाएंगे, तो हमारी आवाज़, जिस तरह आपने कहा ना कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हम भी समझते हैं, जिस तरह अभी दोस्तों ने, इंजीनियर साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया, जो अगर प्राइम मिनिस्टर, अभी तो इंजीनियर साहब ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में बताया नहीं है, बड़े दबे अल्फाज में बताया। मैं बड़ा मुतासिर हूं इसलिए इंजीनियर साहब ने ना, इनको आज से थोड़ी जानता हूं। इंजीनियर साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि देखें, प्राइम मिनिस्टर या सीएम, नहीं, मैं जो भी मेरा कहना ये है कि जब आप लोग में इत्तेहाद नहीं होगा तो गवर्नमेंट की बात क्यों सुनेंगे? नहीं, इत्तेहाद की बात में, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स सबका है, जिसके अंदर हम तमाम लोग मेंबर्स भी हैं। देखो, वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो मखसूस किसी कम्युनिटी का नहीं है, मखसूस किसी एसोसिएशन का नहीं होगा, तो उसके अंदर तो हम तमाम लोग हैं। लेकिन जो इजारादारी जिस तरह वाज़े किया जा रहा है, अगर इजारादारी कायम रही और वो हमारे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या फेडरेशन हो, इनके अहदेदारान जाके सरकारी मनसब में बैठ जाएं, सरकारी सफ़ों में बैठ जाएं, हुकूमत की सफ़ों में शामिल हो जाएं, तो फिर ताजरों का कोई पुरसान हाल नहीं होगा। और कराची की देखो, पॉलिटिक्स पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कराची में अलग अलग एरियाज हैं, जिस तरह मैं कहूँगा ओल्ड सिटी एरिया पूरे पाकिस्तान का हब है, और वहाँ पर ऐसे नहीं हो सकता कि कोई एक शख्स लीड करे और उसके पीछे सब चल सके। यहाँ पर तमाम लोगों को अलग अलग अपने अपने ख्यालात हैं और उनके अपने अपने मामलात हैं। और अगर हम अपने मामलात को कहें, हमने देखे डीएमसी हो, केएमसी हो, ऐसे इशूज को हम ये अलायंस के जरिए हल कर पा रहे हैं। और अलायंसेस जो है, हमारे मसले हम अपनी तवज्जुह से, अपनी कोशिशों से हल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बात मुफाहमत की नहीं है। जिस तरह के इलेक्ट्रिक के मामलात को देखे, दीगर मामलात को देखो, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आज ये बात वाज़ेह होगी कब आवाज़ उठाई है के इलेक्ट्रिक के साथ। अगर हम कोई बात कर लें तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमें वाज़ेह तौर पर कहती है कि आपसे कोई मीटिंग करानी है। प्रेस रिलीज जो है ना, प्रेस रिलीज वो हर इदारे का एक उनका एक मतलब ये क्या कहते हैं कि तुर्रा इम्तियाज होता है कि वो एक प्रेस रिलीज इशू कर देते हैं और कहते हैं ओके। तो वही बात, इससे ज्यादा किसी की वसत भी नहीं है भाई। अगर एक अलायंस हो, अगर हर बंदा कहे मैं अपनी अलायंस की तरफ से, ऑल कराची ताजर अलायंस, हम कहें जितनी मार्केटें ऑन कर सकते हैं, हम अपनी मार्केटों में अगर एहतजाज का कॉल करें, भाई आप अपनी किया ना, अगर हम ये ऐलान करें, आपको पता है जिनके पास 4 मार्केटें होंगी, यही मीडिया, यही लोग उन 4 लोगों के पास जाके सिर्फ उनकी नाकामी दिखाए। ताहिर भाई, लेकिन फर्क तो कुछ नहीं पड़ा ना। तो फर्क पड़ेगा भी नहीं ना यार, जब 10 लोगों की ताकत ज्यादा है या 2 लोगों की, और 2 लोग एहतजाज पे बैठे हैं और 10 लोग एहतजाज पे बैठे हैं, 2 लोग जो है ना एहतजाज से बाहर है। अब प्रमोट किसको किया जा रहा है? उन 2 लोगों को, क्योंकि वो हुकूमत की सरपरस्ती में चलते हैं। ये तो सीधे पॉलिटिक्स, बिजनेस पॉलिटिक्स को भी तबाह। इलियास भाई, आप कुछ कहेंगे इस हवाले से कि यार हमारे एसएमईज में भी अब कुव्वत नहीं रही? एका है ही नहीं है, 501% एका नहीं है, एका होगा भी नहीं। वो तो गली नहीं होता, गली नहीं एक होगा भी नहीं। कुछ ये बात करें, कुछ अलग बात करें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और भाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एसएमई जो बैठे हुए हैं ना मेरे भाई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एसएमई बैठे हुए ना, बहुत कम आवाज लगाते। मैं तो खड़ा भी हो जाता हूँ मैं तो बात करने के लिए। मैं नहीं डरता, मैं किसी, मैं तो जुबेर भाई को भी बोल दूंगा, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ। मैंने कम से कम हमारे एसएमई जो अगर बात करता उसकी तारीफ तो करे ना, या तो उंगली उठा दे, लो भाई आ गया होशियार, हाँ ये होशियार ज्यादा कर रही है, लो कर लो बात। और फिर आपको वो कमेटी नहीं देते, कमेटी नहीं है, बेकार। अरे भाई कम से कमेटी हेल्थ एजुकेशन में सीनियर वाइस चेयरमैन, मैं क्या करूं कमेटी में? इख्तियार तो हो कमेटी के, कुछ बात तो कर सके। इख्तियार थोड़ी है, पहले लिखो क्या बोलोगे भाई, लिखने वाली क्या बात है? कोई सवाल पहले बताओ। सवाल भाई ऐसा नहीं है, कम से कम आदमी जो है इस कमेटी को मजबूत कर। मैं चैम्बर जब सिराज कासम तेली के जमाने तो मक्की को पावर, अभी भी जुबैर भाई है, लेकिन जुबैर भाई को कुछ बोलते हैं, जुबैर भाई खामोश हो जाता है, बात बोलते नहीं है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स फेडरेशन की जब तक लड़ाई होती थी ना, वो ज्यादा स्ट्रांग होती थी। अब जब दोस्ती हो गई ना दोनों की, तो अब ये लोग हल्के हो गए। लेकिन इसके साथ एक और बात का इजाफा करूं मैं। आपका कोरोना के दिनों में जितना एसएमईज ने जो अपनी कुव्वत लगाई,
उसके बाद ठंडे हो गए सारे। नहीं सब ठंडे वंडे तो नहीं होगा, ठंडे वंडे वाली बात ही नहीं है। अब क्या बता, मैंने बोल भी रहे हैं, सब मीडिया से बात भी करते हैं, आप लोगों को प्रेशर आ गया ऊपर से? कोई प्रेशर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रेशर नहीं है। मैं तो जुबैर भाई को अभी बोलता हूँ के लेटी के आप बड़े तो आप हमारा फैसला करवाएं, बैठ के बात करें, आप किसी के भी बने, आप गवर्नमेंट का आप बयान दें कि केसी के लेटी महंगी, गैस क्यों महंगी, सब बयान दो, कुछ तो बोले। मैं जुबैर भाई से बोलता हूँ, मैं तो मजीद मेमन से बोलता हूँ, खुदा के वास्ते मजीद भाई इस पे देखें, आप पे उंगलियां उठ रही हैं। पता है बड़ी बात क्या करेगा? ये जितनी भी छोटी अलायंसें बनी हैं, जितने भी अलायंसेस बने आज कराची में, वो सब जो है ना कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बटन से निकले। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एसएमईज की वजह से इतनी बड़ी चैम्बर है। वो लोग जो तालियां नहीं बजा सकते, 16-17 हजार के करीब से एसएमईज वहां रजिस्टर्ड है। बिलाल भाई, जो लोग तालियां, जो सवाल करने वाले लोग थे, वो लोग आके फिर से स्मॉल ट्रेडर्स में अपनी अपनी एसोसिएशन बना के बैठे हैं, क्योंकि वो तालियां बजाना नहीं जानते, वो सवाल करते हैं। ये तमाम लोग जो आज अलग अलग अपनी अपनी एक दुकान लेके बैठे हुए, अलायंसेस लेके बैठे हुए, ये वो लोग हैं जो कराची चैम्बर के सामने भी आवाज उठाते हैं, फेडरेशन के सामने भी आवाजें उठाते हैं। इनके लिए वहां जगह नहीं, ये बात अब वाजे है ना, आपको नजर आ रहा है। इलियास भाई क्या कह रहे हैं? इसकी बात कह रहे हैं हम, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हर महीने रिसाला निकल, हम अपनी तस्वीर नहीं लगा सकते उसमें अपना फोटो नहीं लगवा नहीं यार, खुदा की कसम, एक खलील के हाथ में ही है। तो ये देखिए, एक खलील के हाथ में, मेरे सुन रहे होंगे मेरी बात, मेरी बात सुन रहे होंगे, मेरी बात सुन रहे हो, से बोल रहे हो, हम लोग को मीटिंग करी, इसमें हमारी नहीं है, साल हो गए आपको, अब इसमें हमारी सुन ले मेरी बात सुन ले, इस पे हमारी फोटो नहीं लगेगी, इस पे हमारी तस्वीर नहीं आएगी। आज मेरे 14 अगस्त को प्रोग्राम कराए ना, उसमें हमारी तस्वीर नहीं लगेगी उसके अंदर। क्यों? बस मैंने बचपन से एहतजाज भी करा था, मेरे सिराज भाई को बोला था ये वाली बात। अब ये देखो, ये एक खली सुन रहे हो तो मेरी बात को सुने, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोला आपसे। मैं इस पे तो मजीद में भी नाराज है इसके अंदर। तो मैंने कहा तस्वीर क्यों नहीं लगाते, तस्वीर भाई हमारी क्या, तो फैक्ट्री वालों ज्यादा लगते हैं, कोई रीजन तो होगी आपको, आप एक खलील से पूछ लीजिएगा क्यों नहीं लगाते, आप पूछिएगा ना। आप उनके एक एक्टिव मेंबर, पुराने मेंबर, मैं तो बोलता हूँ भाई, मैं तो अभी आपके सामने मीडिया सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना, देखिए खलील साहब हमारी तस्वीरें क्यों नहीं लगती है रिसाले के अंदर, आप इसका जवाब दें इसको। आप मैं मजीद मेमन से मजीद में क्यों हमारी नहीं लगती फोटो बताएं। क्या आप रिन्यूअल फीस भी अदा करते हो? सब कुछ करते हैं, लेकिन लगनी चाहिए, एक आध हर किसी की कोई भी लगनी चाहिए, ये नहीं लगती, इससे बड़ी बात क्या है मुझे बता। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट है आप फेडरेशन के, वहां भी यही सूरत है? देखिए, बात दरअसल ये है कि चलिए चैम्बर की तो बात हो गई ना, अब फेडरेशन की तो बात होता है। जब कहीं आपको मेरी बात नहीं लगी, आपको देखिए मैं एग्री करता हूँ आपको, मैं बहुत सारी बात यहाँ कह नहीं सकता ना, इस वजह से मैं आपकी बात, मैंने कोई गलत बात नहीं करी, मैं तो बता रहा हूँ, मैं आपकी बात से 200% मुत्तफिक हूँ। पेंडेमिक का लफ्ज जो है चाइना से शुरू होता है, वो वायरस जो है सारी दुनिया में कोरोना वायरस फैलता की बात कर, पेंडेमिक। तो पाकिस्तान में भी जो आपने अभी एफपीसीआई के बारे में पूछा, तो मैं इसको बहुत ही एक ही लाइन में खत्म करता हूँ कि ये एक वायरस जो है वो सबको लग चुका है। अच्छा, गुड। डेटोरिएशन का वायरस, बड़ा जबरदस्त, पसमानदगी का वायरस, जहनी तौर पे जो है वो जबरदस्त बात की, ओवर इम्प्रेस होने का बायस के सामने जो खड़ा है, यानी उसके सामने जो है सुकूत जो है वो हमारी सलामती की जमानत है। प्रॉब्लम ये अभी मेरा ख्याल है आपके पास टाइम नहीं है, वरना के इलेक्ट्रिक की बार बार बात आ रही थी, 2 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि उसको खत्म करें। देखिए, कराची चैम्बर, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दूसरी जितनी भी आपके ये टाउन एसोसिएशन है, ये जमा होती हैं, आई वाज देयर, और हम कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक में इंस्टीट्यूशनल इस्लाहत होनी चाहिए, वरना ये के इलेक्ट्रिक जो है वे कराची की कमर्शियल, एक डोमेस्टिक मिजरीज, इंडस्ट्रियल मिजरीज, ये दुकानदारों के लिए मिजरीज जो है बढ़ाने के तरफ जो इसने रास्ता उठाया हुआ है वो बढ़ता ही जाएगा, मिजरीज रोज आएंगी, इसको रोकें। अब उसको रोकने के लिए हमने जो है वो हुकूमत पाकिस्तान, जिसमें कराची चैम्बर भी हमारे साथ थी, 40 लाख की हमने अखराजात की है, मैं आपको बताता हूँ, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, हमने इन सबको ऑन बोर्ड लिया, आए मिलकर काम करें। अब उस मिलकर काम करने के पीछे, एक मिनट सर मैं आपको समझाता हूं कि हम क्या चाहते थे। हम कहते थे वर्ल्ड बैंक की एक फिलॉसफी है कि इंस्टीट्यूशन को बेहतर बनाना है तो उसको डिसमेंटल करें। जैसे हम कहते हैं कि नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है वो लोकल फाइनेंस कमीशन भी में भी जाए, तो हमने कहा कि इसको अनबंडल करें, जिस तरह वापडा में अनबंडल हुआ, जनरेशन अनबंडल हो गई और डिस्ट्रीब्यूशन अनबंडल हो गई, ट्रांसमिशन अनबंडल, इसको अनबंडल करें। मगर उसके बाद सब ने सुकूत को अपने लिए एक जमानत समझा दूसरों की रजामंदगी के लिए। ठीक कह रहे हैं, मेरे ख्याल में वक्त थोड़ा सा कम हो रहा है। ताहिर भाई आखिरी जुमला कुछ कहते हैं जल्दी से। आखिरी जुमला मेरा ये है कि तमाम जो हमारे फेडरेशन के लोग हैं या कराची चैम्बर के लोग हैं, इनकी प्रेस रिलीज क्यों नहीं निकलती?
ये जो हमारे मुतालबात हैं जो स्मॉल ट्रेडर्स के, कराची के ताजरों के, अवाम के, उनको चाहिए कि हमारी आवाज बन के, जो हमने काफी हद तक मुतालबात किया, आज मैं आपके चैनल के तवस्सुत से बहुत से मुतालबात हमारे वाजे हैं कि जो के इलेक्ट्रिक के आज आप सरबराह, चेयरमैन, कमेटियों के चेयरमैन बन के बैठे हैं, तो क्या इलेक्ट्रिक की जो अलावा दीगर कंपनीज को क्यों प्रमोट नहीं किया जाता है, क्यों उनको जो है ना इसमें वायदा नहीं किया जाता? के इलेक्ट्रिक के अलावा दीगर कंपनीज भी हैं, बिजली के नरखों में बात नहीं होती। जो हुकूमत वक्त के लिए हमने एक मुतालबा किया था, जल्दी से बता दीजिए आखिरी जुमला। इसके ऊपर आखिरी जुमला को 14 का आखिरी जुमला ये करूंगा, जो आप आपको निगरान हुकूमत है, अल्लाह पाक इलेक्शन चाहिए हो तो ईमानदार हुकूमत आना चाहिए, ईमानदार क़यादत आना चाहिए। भैया 14 अगस्त को 25 करोड़ आवाम जो सोच समझ को वोट दें। ओके जी, अल्लाह ताला बिलाल हसन को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त अल्लाह हाफ़िज़।